तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अमोल आर्य और आज मैं आप लोगों को फिर से द रिच वारिस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए भगवान का नाम लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। द रिच वारिस एपिसोड 2। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। देव ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। देव ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत देव को मल्होत्रा खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था, बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 10 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। देव ने अपने फोन की गैलरी ऐप खोली और ऐप को खोलने के बाद उसने नेहा के साथ की जितनी भी फोटो थी उन सभी को डिलीट कर दिया। और एक फोटो को डिलीट करने से पहले उसने नेहा की फोटो में देखते हुए नेहा से कहा, अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। और इतना कहने के बाद देव ने उस फोटो को भी डिलीट कर दिया। फिर देव वहां से हॉस्टल चला गया। रात हो चुकी थी। देव हॉस्टल पहुंचते ही सो गया। अगले दिन सुबह जब देव की आंख खुली तो वो किसी नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा हुआ। बिना देर किए वो तैयार हुआ और सीधे शहर के सबसे बड़े बैंक क्यूसीसी बैंक, क्वीन कैश सिटी बैंक की ओर निकल पड़ा। क्यूसीसी बैंक सिर्फ शहर का सबसे बड़ा नहीं था, बल्कि सबसे अमीर और प्रतिष्ठित बैंक भी था। यहां पर केवल उन्हीं लोगों के खाते थे जिनके नाम से शहर में रुतबा चलता था। रईसी की पहचान बन चुका ये बैंक ईस्ट मुंबई के पॉश इलाके में था। जैसे ही देव बैंक के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नजर वहां खड़ी महंगी और चमचमाती गाड़ियों पर पड़ी। बीएमडब्ल्यू, आउडी और कुछ तो ऐसी जिनके नाम तक उसने पहले कभी नहीं सुने थे। देव आज वहां पैसे निकालने के लिए आया था, लेकिन ये पैसे अब सिर्फ रकम नहीं थे, ये उसके बीते हुए संघर्षों का इनाम थे। देव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अरे भाई, अब मैं इनमें से कौन सी गाड़ी लूंगा, बीएमडब्ल्यू, आउडी, कॉस्क्वेयर या फिर कोई और? बाकियों के तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन अब अपना भाई भी गाड़ी लेगा। एक ऐसी जो सबसे अलग, सबसे महंगी, सबसे शानदार होगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो सिर्फ कार खरीदने के सपने देखा करता था और आज वो वास्तव में कार खरीदने की सोच रहा है। वो भी कोई सस्ती नहीं, बल्कि बहुत महंगी। फिर उसने अपनी नजर गाड़ियों से हटाई और बैंक के अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि बाहर काफी भीड़ थी और हर कोई महंगे से महंगे कपड़े पहनकर बैंक के अंदर जा रहा था। हालांकि इतने बड़े बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो होते ही हैं, लेकिन न जाने क्यों इस बैंक के गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा था। देव ने अंदर जाते हुए गहरी सांस ली और बोला, वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। मन कर रहा है कि बस सांस लेते ही जाओ, लेते ही जाओ। देव इतना कह ही रहा था कि तभी एक लड़की फोन चलाते हुए उसके पीछे से आकर टकरा गई। वो लड़की अपने फोन में देखती हुई अंदर की ओर आ रही थी और गलती से देव से टकरा गई। टकराने के बाद उसने देव से बड़े ही रूखे स्वर में कहा, अरे यार, दिखता नहीं है क्या? दरवाजे के सामने खड़े हो, दिख नहीं रहा? लोग आ रहे हैं अंदर। देव, जो अब तक पलट चुका था, शांत स्वर में बोला, दिखे तो आपको नहीं रहा था। आप मुझसे टकराई हैं, मैं आपसे नहीं। उस लड़की, जिसका नाम अनिका मिश्रा था, ने नाराज होते हुए कहा, एक तो गेट के सामने खड़े हो और ऊपर से कह रहे हो कि मैं तुमसे टकराई। तुम जैसे लोग यहां आ कैसे जाते हैं? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? कपड़े तो तुम्हारे इतने गंदे हैं कि तुम जैसे लोगों को तो कहीं घुसने नहीं देना चाहिए।
और तुम इतने बड़े बैंक के अंदर आ गए? सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें रोका नहीं क्या? रातों रात देव की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। वो उन्हीं पुराने कपड़ों को पहनकर बैंक आ गया था। देव ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, अरे यार, कपड़े तो बदले ही नहीं। कोई बात नहीं, जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले अपने लिए अच्छे नए कपड़े खरीदूंगा। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी एक तेज आवाज आई, अरे कहाँ घुसे चले आ गए तुम? क्लास लोगों की यहां एंट्री नहीं होती, निकलो यहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने देव की तरफ गुस्से से देखा और डांटते हुए कहा। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे वो बार बार अपने हाथ पर पटक रहा था और देव को बड़ी ही तीखी नजरों से घूर रहा था। तभी अनिका ने भी तिरस्कार से कहा, हां, निकालो इसे जल्दी यहां से। जाने कहां से आ जाते हैं, गरीब फटीचर कहीं के। दरअसल अनिका इस बैंक में अक्सर आती जाती रहती थी, लेकिन उसने कभी भी देव जैसे फटीचर लड़के को इस बैंक के अंदर आते नहीं देखा था। उसने नाक सिकोड़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, एक तो इसने मुझे धक्का मारा, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है, जल्दी से इसे यहां से बाहर निकालिए। सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की तरफ देखते हुए बहुत ही सम्मानजनक लहजे में कहा, जी मैम, अभी निकालता हूं इसे यहां से और इसे 2 थप्पड़ भी लगाऊंगा। ये आपसे टकराया, बहुत बड़ी गलती की इसने, इसकी सजा तो इसे मिलेगी ही। अनिका से ये कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड देव की ओर गुस्से से बढ़ने लगा, लेकिन तभी देव ने हाथ उठाकर उसे वही रोकते हुए कहा, देखो, मैं कह रहा हूं, आगे मत बढ़ना। मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं नहीं। मैं किसी लो क्लास फैमिली से नहीं हूं। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अनिका ने तंज कसते हुए कहा, हां, सही कहा, तुम लोग क्लास नहीं हो, तुम तो उससे भी नीचे हो। देव ने अनिका की ओर देखकर संयमित स्वर में कहा, देखिए मैडम, अब आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। अनिका ने गुस्से भरी नजरों से देव को घूरते हुए कहा, तुम्हारी मुझे ऐसी बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? तभी देव ने पूरी ठंडक और बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं जानता मैं, और जानना भी नहीं है। अनिका, देव की ये बात सुनकर आग बबूला हो गई। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अनिका ने देखा कि बैंक की मैनेजर प्रियांशी अरोड़ा उनकी ओर तेजी से चली आ रही थी। प्रियांशी ने जैसे ही देव को देखा, उसके चेहरे पर वही हिकारत और घृणा साफ झलकने लगी। बिल्कुल वैसी ही शक्ल जैसी कुछ देर पहले अनिका और सिक्योरिटी गार्ड ने बना रखी थी। प्रियांशी ने एक नजर अनिका की ओर देखा, नमस्ते कहा और फिर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ मुड़ते हुए पूछा, पटेल, यहां क्या चल रहा है और ये लड़का यहां क्या कर रहा है? तुम्हें पता है ना कि क्लास लोग यहां नहीं आ सकते? प्रियांशी ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा। तभी अनिका ने देव की तरफ देखते हुए प्रियांशी से कहा, प्रियांशी, निकालो इसे जल्दी यहां से। ये मुझसे बहस कर रहा है और इसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई। प्रियांशी ने आश्चर्य से पूछा, चोट लग गई? कैसे मैम? आप ठीक तो हैं? अनिका ने हाथ दिखाते हुए कहा, हां, मैं ठीक हूं, लेकिन इसे जल्दी यहां से निकालो। ये मेरी आंखों में चुभ रहा है और इसकी पसीने की बदबू की वजह से मैं यहां खड़ी भी नहीं रह पा रही। आई एम सो सॉरी, मिस। हमारे सिक्योरिटी गार्ड की गलती की वजह से आपको चोट लगी और इस लड़के की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। मैं इसे अभी निकलवाती हूं। प्रियांशी ने बड़े ही सम्मानपूर्वक स्वर में कहा और फिर सिक्योरिटी गार्ड की ओर घूरते हुए बोली, पटेल, तुम क्या कर रहे थे जब ये अंदर घुस आया? पटेल ने घबराते हुए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, दरअसल मैं बाथरूम गया था, तभी शायद ये अंदर आ गया होगा। मैं इसे अभी निकालता हूं। प्रियांशी ने सख्ती से कहा, हां, निकालो इसे जल्दी यहां से। सिक्योरिटी गार्ड देव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो देव तक पहुंच पाता,
देव वहां से भागकर एक कमरे के अंदर घुस गया। मैनेजर प्रियांशी और सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे भागते हुए गए, लेकिन उससे पहले ही देव ने गेट अंदर से बंद कर लिया था। अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। प्रियांशी ने हैरानी से कहा, अब क्या करें मेम? सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए पूछा। करना क्या है? पुलिस को फोन लगाओ, प्रियांशी ने तुरंत और घबराए हुए लहजे में कहा। प्रियांशी बहुत घबरा रही थी। उसे डर इस बात का था कि कहीं वो लड़का अंदर जाकर कस्टमर रिलेशन मैनेजर को कुछ कर न दे। वहीं गेट के दूसरी तरफ कमरे के अंदर देव गेट से चिपक कर खड़ा हुआ था। वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने सामने की ओर देखा। एक आदमी जो कि सोफे जैसी मुलायमदार चेयर पर फैला हुआ था। वो देव को देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। वो आदमी कस्टमर रिलेशन मैनेजर था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना देव को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे प्रियांशी उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था, और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 24 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहां अपना पैसा लेने के लिए आया हूं। देव ने सीधी मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम गोल्ड कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, देव ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधे बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और चेयर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। देव भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता, और पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। और लोग क्लास वाले तो यहां आ भी नहीं सकते, तो तुम यहां कैसे आ गए? मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसे हैं, तभी तो निकालने आया हूं सर, देव ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। फिर वो लोग मार मार कर तुझे बाहर निकालेंगे, मैनेजर ने गुस्से में कहा। देव ये सुनकर घबराए नहीं। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मल्होत्रा खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, देव की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी है, और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक चिंता में डूबे देव के दिमाग में एक आइडिया आया। आई स्कैनर, देव ने अपनी उंगली से अपनी आंख की ओर इशारा करते हुए कहा। आई स्कैनर, मैनेजर ने चौंकते हुए दोहराया। हां, आई स्कैनर, देव ने कहा। आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है। आप मेरी आंख स्कैन कर लीजिए, और मुझे मालूम है कि आपके यहां आइज स्कैनर से भी पैसा निकाला जा सकता है। ये कहते ही देव ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन अब मैनेजर के चेहरे पर उलझन साफ थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि देव को आई स्कैनर की जानकारी मिली कैसे। तुम आई स्कैनर यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने देव को सिर से पांव तक घूरते हुए पूछा। उसके हुलिये और उसकी बातों में कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। हां, मैं आई स्कैनर यूज करना चाहता हूं सर, देव ने आत्मविश्वास से कहा, सीना चौड़ा करते हुए। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि पल भर को मैनेजर भी उलझन में पड़ गया। ऐसे फटेहाल कपड़ों में ये लड़का इतनी ठसक से बात कैसे कर रहा है? उसने मन ही मन सोचा, पर जाने क्यों उसे लगा कि इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, मैनेजर ने बेमन से कहा। वो मुड़ा और अपनी टेबल की तरफ गया।
एक एक करके उसने अपने दराज खोलने शुरू किए। पहले ड्रॉवर में कुछ कागजात, दूसरे में फाइलें। लेकिन तीसरे दराज में जैसे ही उसने झांका, उसकी आंखों में चमक आ गई। मिल गया, वो बड़बड़ाया। आखिरकार उसे वो छोटी सी स्लीक ब्लैक आइज स्कैनर मशीन मिल गई थी। मैनेजर पलटा और देव को घूरते हुए बोला, ये लो, इसे अपनी आंखों पर लगाओ। मैं चेक करता हूं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, और अगर तुम झूठे निकले तो सीधे तुम्हें जेल भेजूंगा। उसके लहजे में सख्ती भी थी और शक भी। देव ने बिना कोई जवाब दिए बस हल्का सा सिर हिलाया और मशीन अपने हाथ में ली। उसने मशीन अपने चेहरे पर लगाई। देव के चेहरे पर मशीन लगते ही मैनेजर ने मशीन को चालू किया और ध्यान से स्क्रीन पर देखने लगा। कुछ ही सेकंड में मशीन से बीप बीप की आवाज आई और उसमें एक लाल बत्ती जल उठी। तुम्हारा आई स्कैन मैच नहीं कर रहा है, मैनेजर ने तीखे स्वर में कहा। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारा कोई खाता नहीं है इस बैंक में। मैनेजर ने देव को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। फिर उसकी निगाह देव की पैंट की जेब पर गई। उसे शक हुआ कि शायद देव ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा है और वो किसी बड़ी साजिश में शामिल है। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, मैनेजर ने घबराकर अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने लगा। देव ने देखा कि स्क्रीन पर 100 इंच डायल हो चुका था। वो भीतर तक कांप गया। अभी कुछ ही देर पहले तक जोश में जो कदम उसने उठाया था, अब वही उसे बहुत भारी लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैसेज असली था या नकली, या कहीं उसके साथ कोई बड़ा धोखा तो नहीं हो गया। अब सवाल था, क्या देव मैनेजर को पुलिस कॉल करने से रोक पाएगा? क्या उसे सच में धोखा मिला है, या कहीं पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? और सबसे अहम, अब वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा? तो अब आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिच वारिस सिर्फ स्टोरीज इन हिंदी एफएम पर। The Rich Waris.